नमस्कार, खबर है सरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? पुणे हिट एंड रन केस मामले में अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर जुवेनाइल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला आज सुना दिया। नाबालिग आरोपी की जमानत को रद्द कर दिया गया है और नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। 14 दिनों के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के 2 इंजीनियर्स की मौत हुई थी। आरोपी को नाबालिग माना जाए या ना माना जाए, इस पर हालांकि फैसला नहीं हुआ है। 5 जून के बाद इस पर भी कोर्ट फैसला ले सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीर भी सीसीटीवी फुटेज में आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में जो आरोपी नाबालिग है उसके पिता को भी आज कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर स्याही से हमला कर दिया गया। कुछ लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, स्याही से हमला किया गया, बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 3 दिन के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया है आरोपी नाबालिग के पिता को। पुणे हिट एंड रन हाई प्रोफाइल केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। पुणे हिट एंड रन केस में अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जिस रईसजादे 17 साल के नाबालिग ने अपनी पोर्शे कार से 24 साल के एक लड़के और एक लड़की की जान ले ली, उसके दादा का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी नाबालिग के दादा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने अपने भाई से संपत्ति विवाद में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मदद ली थी। आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल का अपने भाई आरके अग्रवाल से कुछ संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में सुरेंद्र अग्रवाल ने छोटा राजन को सुपारी दी थी। इसके बाद छोटा राजन के कुछ गुर्गों ने आरके अग्रवाल को धमकी देने भेजा। इस दौरान आरके अग्रवाल के दोस्त अजय भोसले पर फायरिंग भी हो गई। इस मामले में नाबालिग आरोपी के दादा को आरोपी बनाकर केस दर्ज किया गया था। कनेक्शन हो, अभी पूरी तफ्तीश होगी और सब तरीके से जो भी उनके काम होंगे, कार्रवाइयां होगी, हर चीज के ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। शायद यही वजह है कि रसूखदार परिवार से आने वाले नाबालिग आरोपी को कानून का डर नहीं था, इसलिए पहले उसने बेधड़क पब में जाकर हजारों रुपए शराब में खर्च किए और उसके बाद तेज रफ्तार कार चलाकर 2 जिंदगियों को रोक दिया। और जब उसे पकड़कर पुलिस थाने ले जाया गया तो पुलिस स्टेशन में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। आरोपी के लिए पिज्जा और बिरयानी ऑर्डर की गई। 15 घंटे में ही जमानत मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी को जुवेनाइल की जगह बालिग की तरह ट्रीटमेंट की अपील की है। इसे लेकर आम लोगों का गुस्सा ऐसा है कि आज कोर्ट में पेशी के दौरान एक संगठन ने आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल पर स्याही फेंकने की कोशिश की। इस बीच पुणे नगर निगम ने अवैध पब पर बुलडोजर चलाया है। पुणे के पॉश इलाके कोरेगांव पार्क में अवैध तरीके से बने पब तोड़े जा रहे हैं। पुणे के जिस पब ने नाबालिग को शराब परोसी, उस पर एक्शन हुआ, लेकिन देश के कई शहरों में नाबालिगों को धड़ल्ले से एंट्री दी जाती है और शराब परोसी जाती है। इसका CNN न्यूज 18 ने पर्दाफाश किया। हमारे कैमरे पर कनॉट प्लेस हौज-खास के कई पब स्टाफ ने कबूल किया कि वो 25 साल से नीचे के युवाओं को शराब परोसते हैं।
उधर पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग कार चालक के पिता को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इस पर दुर्घटना में मारी गई अश्विनी कोष्टा के माता पिता ने कार्रवाई पर अब संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा कि अब पुलिस की कार्रवाई सही हो रही है। अश्विनी की मां ममता और पिता सुरेश कोष्टा ने न्यूज 18 से बातचीत की। सदस्य जिस तरह का 3 दिन में घटनाक्रम हुआ और पुलिस ने वेदांत के पिता यानी जो कार चला रहा था उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया, 3 दिन की रिमांड पर लिया है। उसके बाद परिवार वालों का क्या कहना है? कार्रवाई तो हो रही है, पहले उसको छोड़ दिया गया था, 14 घंटे में ही उसको जमानत मिल गई थी, लेकिन अब नाबालिग बच्चे के साथ साथ उसके पिता पर भी मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना है? बहुत सही कार्रवाई हो रही है, क्योंकि पिता से ज़्यादा तो पेरेंट्स उसके जिम्मेदार है, आरोपी है। हर माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश सही तरीके से करनी चाहिए। पहले तो नाबालिग को इतनी बड़ी गाड़ी देनी नहीं चाहिए थी, इसलिए सही कार्रवाई हो रही है। बाकी पेरेंट्स जो साधन संपन्न है या मतलब जो अच्छी गाड़ियां चलाते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ट्रैफिक में कंट्रोल स्पीड से चलें, जिसमें किसी को अपने साधन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं, किसी की जान लेने के लिए नहीं। तो हमारे साथ ये थे अश्विनी के माता पिता, जिनका कहना है कि सभी पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि भविष्य में उनके बच्चों के साथ इस तरह की कोई घटना ना हो, ना तो वो किसी का एक्सीडेंट करें और ना ही किसी के एक्सीडेंट का शिकार हों। बहरहाल कार्रवाई जारी है। आरोपी के पिता को पुलिस ने रिमांड पर लिया है और कुछ ही देर में और भी विस्तृत फैसला आने वाला है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। इधर छठे चरण के चुनाव से पहले एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने विरोधियों पर जोरदार वार किए हैं। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती में मोर्चा संभाला तो पश्चिम बंगाल के कांथी और डेबरा में अमित शाह ने ममता सरकार की घेराबंदी कर डाली। उत्तर प्रदेश से बंगाल तक मोदी शाह का तूफानी अभियान। छठे चरण से पहले विरोधियों को चौतरफा घेरने वाला प्लान। चुनावी समर का यह आखिरी दौर है। 5 चरणों का चुनाव बीत चुका है, 2 चरणों का चुनाव बाकी है, लेकिन पीएम मोदी की एनर्जी में जरा भी कमी नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में जब आसमान से आग बरस रही थी, जब पीएम मोदी विपक्ष पर धुआंधार प्रहार कर रहे थे। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं, मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने वैश्विक मोर्चों पर बढ़ते भारत के कद का भी जिक्र किया। हमारा भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज भारत का कद बढ़ा है, आज भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। उधर पश्चिम बंगाल के कांथी में अमित शाह ने ममता सरकार पर एक साथ कई प्रहार किए और ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाया। हम एक घुसपैठियों से नहीं डरते हैं। ममता दीदी विरोध करती रह गई, हमने सीएए पारित किया और हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देने का रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने खोल कर रख दिया। भाइयों बहनों, खोल कर।
इस दौरान अमित शाह ने पश्चिमी मेदिनीपुर के डेवरा में भी जनसभा को संबोधित किया और विपक्षी गठबंधन की नीयत पर सवाल खड़े किए। ये जो लोकसभा का चुनाव है उसमें दो खेमे पड़े हुए, एक और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी ओर इंडी अलायंस लड़ रहा है जिसमें तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सारा गठबंधन, एक और नरेंद्र मोदी जी है जो 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे मगर उस पर 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, और दूसरी ओर 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले ये इंडी अलायंस और तृणमूल कांग्रेस है। बस कुछ दिन का इंतजार बाकी है क्योंकि 4 जून को चुनाव की असल झांकी है। इधर ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने 2010 के बाद के ओबीसी प्रमाण पत्र खारिज करने का आदेश भी दे डाला। हाई कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी ओबीसी लिस्ट को गैर कानूनी बताया। 2011 से अब तक जारी लगभग 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द होंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया। ममता बनर्जी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगी। और इधर 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन मुस्लिम आरक्षण का जो चुनावी गेम खेल रहा था, आज कोलकाता हाईकोर्ट ने इंडी गठबंधन का गेम ओवर कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला मंजूर नहीं और इस फैसले से संविधान का विघटन होगा। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अदालत ने इंडी अलायंस को बहुत बड़ा तमाचा मारा है। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ওকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে যে রায় দিয়েছে, যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায়টা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। और उधर राहुल के सिस्टम वाले बयान पर प्रधानमंत्री का पलटवार देखने को मिला। शहजादे की जबान पर सच्चाई आ गई। पीएम मोदी कह रहे हैं कांग्रेस का सिस्टम दलित विरोधी था। पीएम मोदी कह रहे हैं शहजादे ने बड़ा सच स्वीकारा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा और साथ ही साथ यह भी वो कहते नजर आए कि कांग्रेस के सिस्टम से कई पीढ़ियां तबाह हो गई। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया।
स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पार्टी के एक नेता ने मुझे बताया कि पार्टी में मुझे दबाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने यह भी लिखा कि इंसाफ मिलने तक मेरी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। कौन है जो स्वाति को धमका रहा है? कौन है जो पिटाई कांड में साजिश रच रहा है? कौन स्वाति की निजी तस्वीरों को लीक करना चाहता है? कौन है वो शक्तिशाली जिससे बड़े से बड़ा नेता डरता है? बेहद हाई प्रोफाइल पिटाई कांड की कहानी के तार कहां जुड़े हैं? कौन कौन इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है? ये राज खुलना अभी बाकी है। लेकिन इस मामले में पीड़ित राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के नए ट्वीट ने एक और तहलका मचा दिया है। कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया। उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। क्या वाकई कोई स्वाति के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? क्या वाकई सीएम हाउस पिटाई कांड को लेकर स्वाति के खिलाफ साजिश रची जा रही है? किसी को पीसी करने की और किसी को ट्वीट्स करने की ड्यूटी मिली है। किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। आरोपी की कुछ करीबी बीट रिपोर्ट्स की ड्यूटी है कि कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लाओ। तुम हजारों की फौज खड़ी कर दो, अकेले सामना करूंगी क्योंकि सच मेरे साथ है। आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़ा नेता भी उससे डरता है। किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए। मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती। दुख इस बात का लगा कि दिल्ली की महिला मंत्री कैसे हंसते मुस्कुराते पार्टी की एक पुरानी महिला साथी का चरित्र हरण कर रही है। मैंने अपने स्वाभिमान की पूरी लड़ाई शुरू की है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। इस लड़ाई में मैं पूरी तरह अकेली हूं, पर हार नहीं मानूंगी। हर बार जब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं, आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, भारी बहुमत से जीती है। तो ये सारे षड्यंत्र सिर्फ एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीट हार रही है। केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। ये सब तो इनके दावे थे। और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। यही वजह है कि इस मामले में आरोप प्रत्यारोप की लकीर और बड़ी होती जा रही है। केजरीवाल खुद होके इस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए स्वाति मालीवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं और इसी तरह से उन्होंने सोनी मिश्रा जी के मामले में भी किया था। ये स्वाति मालीवाल विषय को बार बार उठा के भाजपा क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो असलियत है हमारे देश में, जो लोग महसूस करते हैं बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे विषय पे चर्चा न हो जाए और इंस्टेड हम सब कहेंगे कि एक औरत को ये हुआ वो हुआ। देखिए, इस देश की भविष्य के चुनाव है। जब एक महिला के साथ इस प्रकार का अपराध होता है तो दल की राजनीति, विचारधारा की भिन्नता को दरकिनार करना चाहिए और वही करा है। स्वाति मालीवाल जी कोई अभी नहीं आई आम आदमी पार्टी में, बहुत पुरानी साथी हैं वो अरविंद केजरीवाल जी की। मैं हैरान हूँ कि ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी ही इतनी पुरानी साथी को इस तरह छटक देते हैं। ये मामला जितना विभव कुमार से जुड़ा है उतना ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की साख से भी जुड़ा है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की चुप्पी भी लगातार सवाल खड़े कर रही है। इधर 24 के रण के 5 चरण पूरे हो गए हैं। 428 सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है और इन 5 चरणों में नंबर गेम कौन जीत रहा है? बीजेपी मिशन 400 पार के कितने करीब पहुंच पाई? क्योंकि हर दल अभी से अपनी अपनी जीत के दावे ठोकने लगा है, लेकिन किसके कैलकुलेशन में कितना दम है, किसके नंबर कम है, यह समझने के लिए हमें एक रिपोर्ट देखनी होगी।
चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। चार 428 सीट, 5 चरण, कौन जीत रहा? 24 का रण। एक 115 सीटों की आखिरी लड़ाई, किसका जोश कितना हाई? क्या कहता है 5 चरण का विश्लेषण? और जो गुस्सा जनता का देखा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो गुस्सा हमें दिखाई दिया पहले चरण में, वो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। और 7वां चरण जब आएगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। 24 की सियासी चौसर का खेल निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 5 चरण की वोटिंग और नेताओं के दावों के बीच सीटों का गुणा गणित समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर अब तक मतदान क्या इशारा कर रहा है। 5 चरणों की वोटिंग में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है और बाकी के 2 चरणों के प्रचार में किसके आंकड़ों में दम दिख रहा है। बंगाल में टीएमसी और पूरे देश में इंडी गठबंधन ये पहले पस्त थे। 5वें चरण में ये परास्त हो चुके हैं और 4 जून को ये समाप्त होते दिखाई देंगे। इंडी गठबंधन के बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या में आपका आशीर्वाद ये साफ साफ कह रहा है, फिर एक बार आभार, एक बार। अब तक देश के 28 में से 20 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 में मतदान हो चुका है। देश की 428 यानी 79% सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अगले 2 चरणों में 115 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब इन 2 चरणों के चुनाव के लिए सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। जनता का भरोसा जीतने के लिए सीटों के आंकड़ों का दावा कर रही है। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। हालांकि जीत वाले चुनावी दावे सिर्फ सत्ता पक्ष के नहीं हैं। 5 चरण के बाद अब इंडिया गठबंधन के नेता भी आंकड़ों में जीत का हिसाब बता रहे हैं। 4 जून के नतीजों में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। नेताओं के इन बयानों और दावों के बीच बता दें कि अब तक लोकसभा की जिन 428 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 2019 में उसमें से 238 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बात अगर एनडीए की करें तो उसे 275 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस 44, यूपीए 85, जबकि 68 सीटों पर अन्य पार्टियां विजय रही थी। देखिए 2014 और 2019 इन 2 चुनावों से ये बिल्कुल इतर चुनाव है। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि इस बार बड़ा कांटे की लड़ाई है। अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है। तो कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है। जो 5 चरण हो चुके हैं
उसमें कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी वो चाहे एक कम हो रही हो, लेकिन हर चरण में जो मैंने वहाँ के लोगों से जानकारी की बात, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं। अगले 2 चरणों की लड़ाई 115 सीटों की है और चुनावी समर में ये 2 चरण बेहद अहम हैं, क्योंकि इसमें से 65 सीटें बीजेपी जबकि 77 सीटें एनडीए के पास है। कांग्रेस के खाते में 8, यूपीए के पास 9 और अन्य पार्टियों के पास 29 सीटें हैं। निश्चित रूप से 5 चरण हो गए हैं और अब 115 सीटों पर मतदान होना है और ये अधिकांश जो हैं वो पूर्वांचल की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की 19 में टैली थी, उसमें कमी नज़र आ रही है। दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ है तो परिणाम बड़े अजीबो गरीब हो सकते हैं। मतलब सीधा ये है कि वहाँ कमंडल काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कमंडल फिर एक बार विपक्ष के लिए एक उभर के आया है। 25 मई को छठे चरण की वोटिंग होगी, जबकि 1 जून को 7वें चरण की। इस बीच चुनाव प्रचार में जीत के दावों का शोर तेज होगा। विरोधियों पर हमला और भी तीखा होगा, क्योंकि ये 24 की चौसर में चली जाने वाली आखिरी 2 चालें हैं जो अगले 5 साल तक सत्ता का स्वाद बनाए रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द, बने रहिए।